नमस्कार, स्वागत है आप सभी का संसद टीवी में। मैं हूं अनुराग पुनेठा आपके साथ। हाजिर हैं हम दिन भर की बड़ी और अहम खबरों के साथ, लेकिन बुलेटिन की शुरुआत हमेशा की तरह हेडलाइन से। रक्षा क्षेत्र में पहले से ज्यादा पारदर्शिता और विश्वास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 नई रक्षा कंपनियों को किया राष्ट्र को समर्पित। कहा, देश की सैन्य शक्ति को मजबूत करेगी नई कंपनियां। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में स्थानीय भाषा में उपलब्ध प्रोफेशनल कोर्सेज। सूरत के सौराष्ट्र पटेल सेवा समाज के छात्रावास का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया भूमि पूजन। कहा, कोरोना के बाद फिर अर्थव्यवस्था ने पकड़ी है रफ्तार। निर्मला सीतारमण और अमेरिकी वित्त मंत्री के बीच में 8वीं मंत्रिस्तरीय बैठक। आतंकवाद, कोविड, तकनीकी सहयोग और मनी लॉन्ड्रिंग समेत कई मुद्दों पर चर्चा। आईएमएफ की बैठक में वित्त मंत्री का महामारी पर नियंत्रण के लिए टीकाकरण पर जोर। संयुक्त प्रवेश परीक्षा जेईई एडवांस 2021 के नतीजों का ऐलान। मृदुल अग्रवाल ने हासिल की प्रथम रैंक। लड़कियों में शीर्ष पर रही काव्या चोपड़ा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने दी बधाई। देश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है विजयदशमी का त्योहार। बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक रावण का दहन। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने दी शुभकामनाएं। और अब खबरें विस्तार से। रक्षा क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 नई डिफेंस कंपनियों की आज सौगात दी है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव में देश एक नए भविष्य के निर्माण के लिए संकल्प ले रहा है। प्रधानमंत्री ने उम्मीद जताई कि ये सभी 7 कंपनियां आने वाले समय में देश की सैन्य ताकत का बहुत बड़ा आधार बनेंगी। उन्होंने कहा कि देश ने जो रक्षा क्षेत्र में नीतिगत परिवर्तन किया है, उसका परिणाम है कि पिछले 5 सालों में हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट 325% से भी ज्यादा बढ़ा है। 41 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज को नए स्वरूप में किए जाने का निर्णय, 7 नई कंपनियों की ये शुरुआत देश की इसी संकल्प यात्रा का हिस्सा है। ये निर्णय पिछले 15-20 साल से लटका हुआ था। मुझे पूरा भरोसा है कि ये सभी 7 कंपनियां आने वाले समय में भारत की सैन्य ताकत का एक बहुत बड़ा आधार बनेगी। 7 नई रक्षा कंपनियों को राष्ट्र को समर्पित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत देश का लक्ष्य भारत को अपने दम पर दुनिया की बड़ी सैन्य ताकत बनाने का है। भारत में आधुनिक सैन्य इंडस्ट्री के विकास का है। पिछले 7 वर्षों में देश ने मेक इन इंडिया के मंत्र के साथ अपने इस संकल्प को आगे बढ़ाने का काम किया है। आज देश के डिफेंस सेक्टर में जितनी ट्रांसपेरेंसी है, ट्रस्ट है और टेक्नोलॉजी ड्रिवन अप्रोच है, उतनी पहले कभी नहीं थी। आजादी के बाद पहली बार हमारे डिफेंस सेक्टर में इतने बड़े रिफॉर्म्स हो रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारी ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज कभी दुनिया की शक्तिशाली संस्थाओं में गिनी जाती थीं, लेकिन आजादी के बाद इनकी क्षमता बढ़ाने पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया। इस स्थिति में बदलाव लाने में ये 7 नई डिफेंस कंपनियां बड़ी भूमिका निभाएंगी। आजादी के बाद हमें जरूरत थी इन फैक्ट्रीज को अपग्रेड करने की, न्यू एज टेक्नोलॉजी को अपनाने की, लेकिन इस पर बहुत ध्यान नहीं दिया गया। समय के साथ भारत अपनी सामरिक जरूरतों के लिए विदेशों पर निर्भर होता गया।
प्रधानमंत्री ने कहा कि नई रक्षा कंपनियों के लिए अभी से ही 65,000 करोड़ रुपए के ऑर्डर्स प्लेस किए गए हैं। ये हमारी डिफेंस इंडस्ट्री में देश के विकास को दिखाता है। बढ़ता हुआ विश्वास नजर आ रहा है। एक कंपनी एम्यूनेशन और एक्सप्लोजिव की जरूरतों को पूरा करेगी, तो दूसरी कंपनी आर्मी व्हीकल्स मैन्युफैक्चर करेगी। इसी तरह एडवांस वेपन्स और इक्विपमेंट हो, ट्रूप्स कंफर्ट आइटम हो, ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉनिक्स हो या पैराशूट, हमारा लक्ष्य है कि भारत की एक एक कंपनी न केवल इन क्षेत्रों में एक्सपर्टाइज हासिल करे, बल्कि एक ग्लोबल ब्रांड भी बने। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने सभी कंपनियों को बेहतर उत्पादन के लिए माहौल देने का काम किया है, साथ ही काम करने की आजादी भी दी है। सरकार ने ये भी सुनिश्चित किया है कि इन ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज के कर्मचारियों के हित पूरी तरह से सुरक्षित रहें। ब्यूरो रिपोर्ट, संसद टीवी। 7 नई रक्षा कंपनियों को राष्ट्र को समर्पित किए जाने के मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को हासिल करने के लिए रक्षा उत्पादन महत्वपूर्ण है और इन कंपनीज को कॉम्पिटिटिव बनाने और एक्सपोर्ट सहित बाजार में नए अवसरों की खोज करने के लिए प्रोत्साहन भी मिलेगी। इस पुनर्गठन का उद्देश्य ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज को प्रोडक्टिव और प्रॉफिटेबल एसेट्स में बदलना, प्रोडक्ट रेंज में विशेषज्ञता को बेहतर करना, कॉम्पिटिटिवनेस में वृद्धि, गुणवत्ता और कॉस्ट इफिशिएंसी को बढ़ाना है। सरकार ने रक्षा तैयारी में सुधार के लिए ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को 100% हिस्सेदारी वाली 7 डिफेंस कंपनियों में बदलने का फैसला किया है। इससे कार्यात्मक स्वायत्ता, दक्षता में बढ़ोतरी होगी और नई विकास क्षमता और इनोवेशन को बढ़ावा मिलेगा। ये कंपनियां गोला बारूद और विस्फोटक, सैन्य वाहन, हथियार और उपकरण, सैन्य सुविधा आइटम, ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स गियर, पैराशूट और सहायक उत्पादों का उत्पादन करेंगी। इससे पहले रक्षा मंत्री ने राष्ट्रीय राजधानी में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन परिसर में विजयदशमी के अवसर पर शस्त्र पूजा की। इस मौके पर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी मौजूद रहे। देश में दशहरा के दिन शस्त्र पूजन करने की परंपरा सदियों पुरानी रही है। उधर गुजरात के सूरत में सौराष्ट्र पटेल सेवा समाज द्वारा निर्मित छात्रावास के पहले चरण के भूमि पूजन समारोह में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि देश अब अपने पारंपरिक कौशल को आधुनिक संभावनाओं से जोड़ रहा है और अब पढ़ाई केवल डिग्री तक सीमित नहीं है, बल्कि इसे कौशल से भी जोड़ा जा रहा है। सौराष्ट्र पटेल सेवा समाज के छात्रावास फेज 1 के भूमि पूजन समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में प्रोफेशनल कोर्सेज की पढ़ाई स्थानीय भाषा में कराए जाने का विकल्प भी दिया गया है। देश अपने पारंपरिक स्किल्स को भी अब आधुनिक संभावनाओं से जोड़ रहा है। आज नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के जरिए देश की शिक्षा व्यवस्था को भी आधुनिक बनाया जा रहा है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में प्रोफेशनल कोर्सेज की पढ़ाई स्थानीय भाषा में, मातृभाषा में कराए जाने का विकल्प भी दिया गया है। बहुत कम लोगों को समझ आ रहा है कि इसका कितना बड़ा प्रभाव पैदा होने वाला है। गांव का गरीब का बच्चा भी अब अपने सपने साकार कर सकता है। भाषा के कारण उसकी जिंदगी में अब रुकावट नहीं आने वाली है। अब पढ़ाई का मतलब डिग्री तक ही सीमित नहीं है, बल्कि पढ़ाई को स्किल के साथ जोड़ा जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना के कठिन समय के बाद देश की अर्थव्यवस्था ने जितनी तेजी से वापसी की है, उससे पूरा विश्व भारत को लेकर आशाओं से भरा हुआ है। स्किल और इकोसिस्टम से मिलकर आज नए भारत की नींव रख रहे हैं। स्टार्टअप इंडिया की सफलता हमारे सामने है। आज भारत के स्टार्टअप्स पूरी दुनिया में पहचान बना रहे हैं। अभी हाल में
एक विश्व संस्था ने भी कहा है कि भारत फिर दुनिया की सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। मुझे विश्वास है गुजरात राष्ट्र निर्माण के अपने प्रयासों में हमेशा की तरह सर्वश्रेष्ठ रहेगा, सर्वश्रेष्ठ करेगा। छात्रावास के निर्माण का दूसरा चरण अगले साल शुरू होगा, जिसमें 500 लड़कियों के रहने की सुविधा होगी। सौराष्ट्र पटेल सेवा समाज 1983 में स्थापित पंजीकृत संस्था है, जिसका मुख्य उद्देश्य समाज के कमजोर वर्गों का शैक्षिक और सामाजिक परिवर्तन करना है। ब्यूरो रिपोर्ट, सनसेट टीवी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। यहां पर उन्होंने विकास कार्यों को देखा। केंद्रीय गृह मंत्री ने पोर्ट ब्लेयर में नेशनल सेल्युलर जेल का भी दौरा किया और शहीद स्मारकों पर माल्यार्पण भी किया। अमित शाह जेल की उस कोठरी को भी देखने के लिए पहुंचे जहां पर वीर सावरकर को रखा गया था। वीर सावरकर के प्रकोष्ठ में जाकर केंद्रीय गृह मंत्री ने उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। अमित शाह आजादी का अमृत महोत्सव के तहत यहां पर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी शामिल हुए। केंद्रीय गृह मंत्री ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि अब जिस रास्ते पर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत आगे चलने का फैसला कर चुका है, वो पीछे मुड़ने का नहीं बल्कि आगे बढ़ते रहने का रास्ता है और सावरकर और सान्याल जैसे वीर स्वतंत्रता सेनानियों की संकल्पना का भारत बनाने का रास्ता है। और आजादी का एक तीर्थ स्थल भी बुराई पर अच्छाई के विजय का प्रतीक है। यहीं पर एक संकल्प लिया गया था, भारत देश को, भारत माता को कोई गुलाम नहीं रख सकता। और आज देखिए, आजाद हुए 75 साल हो गए और मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने दुनिया के अंदर अपना स्थान प्रथम पंक्ति के डेमोक्रेटिक कंट्री के नाते प्रस्थापित किया है। भारत अमेरिका आर्थिक और वित्तीय साझेदारी संवाद की 8वीं मंत्री स्तरीय बैठक वॉशिंगटन में हुई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और अमेरिका की वित्त मंत्री डॉक्टर जैनेट येलेन ने बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में वृहद आर्थिक दृष्टिकोण, कोविड-19 महामारी से उबरने के तरीकों, वित्तीय विनियमन और तकनीकी सहयोग, बहुपक्षीय संपर्क के साथ साथ आतंकवाद को आर्थिक मदद देने के विरुद्ध कदम उठाने जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई। दोनों नेताओं ने बातचीत के दौरान परस्पर हितों के विषयों और वैश्विक आर्थिक मुद्दों पर सहयोग जारी रखने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। इससे पहले वित्त मंत्री ने वॉशिंगटन में ही अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की बैठक में हिस्सा लिया और बैठक में सदस्य देशों द्वारा कोविड का मुकाबला करने और आर्थिक सुधारों की दिशा में किए गए कार्यों और उपायों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। वित्त मंत्री ने कोविड टीके की पहुंच और सामर्थ्य में अधिक भागीदारी का आग्रह किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि कम आय वाले देशों और उन्नत देशों में टीकाकरण में भारी अंतर चिंता का विषय है और इस असमानता को दूर करने की जरूरत है। और अब संयुक्त प्रवेश परीक्षा जेईई एडवांस 2021 के नतीजों का ऐलान आज कर दिया गया। दिल्ली जोन के मृदुल अग्रवाल ने 360 में से 348 अंक हासिल कर प्रथम रैंक हासिल की है। वहीं काव्या चोपड़ा ने लड़कियों में शीर्ष रैंक हासिल की। उन्होंने 360 में से 286 अंक हासिल किए। इस साल जेईई एडवांस्ड में 41,862 उम्मीदवारों को सफलता मिली, जिनमें से 6,452 लड़कियां हैं। और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आईआईटी जेईई एडवांस परीक्षा में ऑल इंडिया स्तर पर प्रथम रैंक हासिल करने वाले राजस्थान के मृदुल अग्रवाल को बधाई दी। टेलीफोन पर बातचीत के दौरान लोकसभा अध्यक्ष ने मृदुल अग्रवाल को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह सफलता उनके अथक परिश्रम, माता पिता की प्रार्थनाओं और शिक्षकों के समर्पण का ही प्रतिफल है। इस परिणाम के साथ संसदीय क्षेत्र कोटा की कोचिंग संस्थाओं ने एक बार पुनः श्रेष्ठता सिद्ध कर दी है। नमस्कार। नमस्ते सर, प्रणाम। मुदुल बोल रहा हूँ मैं। मुदुल जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने एक नया स्वर्णिम इतिहास रचा है कि पहली बार एडवांस में भी और मेन में भी आपने
प्रथम मेरिट प्राप्त कर ये IIT के इतिहास में एक स्वर्णिम युग है। इसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी आपको बताएंगे देश और दुनिया की खबरें। आप बने रहिए हमारे साथ। What is India's perspective on global issues? How is India navigating its bilateral and multilateral relations? How do we decode foreign policy? And what is the impact India is having on the world? For an in-depth analysis of international affairs, watch Diplomatic Dispatch with me, Vikas Baru, only on Sunset TV. Economic policies, the intellectual foundations of those policies, the impacts that this has, the numerous debates that happen both within the government and outside, numerous different technologies, companies, and interviews with eminent personalities who have been a part of this journey. Watch me, Sanjeev Sanyal, on Economic Sutra, only on Sunset TV. आदिवासी परिवार में पली, गांव के माहौल में बढ़ी, शिक्षा पाने के चाह में मैं थी अड़ी, नक्सलियों से गोली भी खाई, अपने हौसले के बलबूते संसद तक चली आई। सुनाऊंगी मैं आपको अपने जज्बे की कहानी। मैं फूलो देवी नेताम, संसद टीवी पे देखिए मेरी कहानी। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। और वक्त तो चला है राज्यों से जुड़ी हुई अहम खबरों को जानने का। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने जम्मू में विभिन्न बिजली परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इस मौके पर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी मौजूद रहे। तकरीबन 120 करोड़ रुपए की लागत से ट्रांसमिशन, वितरण और सब स्टेशन परियोजनाएं जम्मू कश्मीर की विद्युत संरचना को मजबूत करेंगी। दिल्ली बीजेपी की ओर से झुग्गी सम्मान यात्रा का आगाज किया गया। 29 नवंबर तक चलने वाली इस यात्रा के दौरान 33 विधानसभा क्षेत्रों में जनसंवाद किया जाएगा। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने दिल्ली के विकास में योगदान देने वाले झुग्गी वासियों को सम्मानित किया। भारत के विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला के साथ जापान के एक निवेशक प्रतिनिधिमंडल ने ओडिशा सरकार के साथ इस्पात, रसायन और विभिन्न अन्य उद्योगों पर संभावित साझेदारी पर बैठक की। इसमें जापानी फर्मों और निवेशकों से ओडिशा में निवेश के लिए आग्रह किया गया। मणिपुर सरकार ने पूर्वोत्तर राज्य में सभी के लिए मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना 2021 शुरू की है। मुख्यमंत्री एन बीरेन्द्र सिंह ने योजना का शुभारंभ करते हुए कहा कि योजना से कैंसर और मानसिक स्वास्थ्य स्थितियों की निगरानी की जाएगी। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने राज्य में एमएसपी पर खरीद कार्यों में बाधा डालने वाले धान परमल की आमद को रोकने के लिए इंटरस्टेट बासमती मूवमेंट पोर्टल को डिजिटल रूप से लॉन्च किया है। यह पोर्टल राज्य में बासमती ट्रकों की जीपीएस सक्षम आवाजाही को दिखाएगा। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर दूसरी बार हमला किया। इसमें सेना के एक जेसीओ समेत 2 जवान शहीद हो गए, वहीं 2 अन्य जवान घायल हुए हैं। जम्मू कश्मीर में 18 साल से अधिक आयु वर्ग के सभी लोगों को वैक्सीन की पहली डोज दे दी गई है। प्रदेश के 20 जिलों में 100% लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका है। इसके साथ ही प्रदेश में अब तक 1,34,94,000 से अधिक डोज दी जा चुकी हैं। हरियाणा में सिंधु बॉर्डर पर एक युवक का शव मिला है। उसकी पहचान लखबीर सिंह के रूप में की गई है। शख्स पंजाब के तरन तारन के गांव चीमा खुर्द का निवासी था। पुलिस ने इस मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। सिंधु बॉर्डर पर किसान पिछले कई महीनों से आंदोलन कर रहे हैं।
उत्तर प्रदेश के झांसी में ट्रैक्टर ट्रॉली बेकाबू होकर पलट गई। इस हादसे में 11 लोगों की मौत हो गई है। मरने वालों में 7 महिलाएं समेत 4 बच्चे शामिल हैं। हादसे में कई लोग घायल हुए हैं। छत्तीसगढ़ के जशपुर में दुर्गा विसर्जन करने जा रहे लोगों को तेज रफ्तार कार ने कुचल दिया। इस हादसे में एक शख्स की मौत और 16 लोगों के घायल होने की खबर है। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। तमिलनाडु सरकार ने कोविड प्रतिबंधों में छूट देने का फैसला किया है। सरकार ने पूजा स्थलों को फिर से खोल दिया है। साथ ही सभी दुकानों और रेस्टोरेंट को रात 11 बजे तक काम करने की अनुमति दे दी गई है। हालांकि लोगों से कोविड प्रोटोकॉल को पालन करने की अपील भी की गई है। कर्नाटक के मैसूर का दशहरा दुनिया भर में प्रसिद्ध है। नवरात्रि के शुरुआत के साथ इस मेले का शुभारंभ हो जाता है। विजयादशमी के मौके पर कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई इस कार्यक्रम में शामिल हुए। विजयादशमी के त्योहार पर शस्त्र पूजन भी होता है। इस मौके पर गुजरात के वडोदरा में पुलिस कमिश्नर ने पुलिस हेडक्वार्टर में शस्त्रों की पूजा की। हिमाचल आने वाले पर्यटकों के लिए पर्यटन निगम ने विशेष पैकेज जारी किया है। लोगों को ऑनलाइन भी यह सुविधा दी जा रही है। टूरिज्म इंडस्ट्री को बूस्ट देने के लिए यह फैसला किया गया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज द्रास में करगिल युद्ध स्मारक का दौरा किया, जहां उन्होंने करगिल में देश की रक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले बहादुर सैनिकों को पुष्पांजलि अर्पित की। साथ ही राष्ट्रपति ने यहां पर शस्त्र पूजन भी कार्यक्रम में हिस्सा लिया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज लद्दाख के द्रास में सैनिकों के साथ दशहरा मना रहे हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जम्मू कश्मीर और लद्दाख की 2 दिनों की यात्रा पर हैं। इससे पहले राष्ट्रपति ने कल जम्मू कश्मीर के ऊधमपुर में उत्तरी कमान के सैनिकों और उनके परिवार से बातचीत की और दशहरे पर जवानों को शुभकामनाएं दी। और विजयादशमी के मौके पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस ने अपना 96वां स्थापना दिवस मनाया। आज के दिन नागपुर में आरएसएस के सालाना कार्यक्रम में शस्त्र पूजन करने की भी परंपरा है। संघ के सरसंघ चालक मोहन भागवत की उपस्थिति में पहले शस्त्र पूजन किया गया। उसके बाद पथ संचालन हुआ। अपने सालाना संबोधन में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने भारत के वर्तमान, अतीत और भविष्य पर अपने विचार रखे। उन्होंने जोर दिया कि देश की युवा पीढ़ी को भारत के इतिहास का ज्ञान होना चाहिए ताकि उससे सबक सीखकर आगे बढ़ा जा सके। व्यक्तिगत स्तर पर बल, साहस, तितिक्षा, धैर्य, ओज, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक तीनों प्रकार का इसकी साधना करनी होगी। समाज के नाते सारी बातों का उपाय करने के लिए सामूहिक कार्य करने का अभ्यास करना होगा। और राष्ट्र आज पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि भी अर्पित कर रहा है। डॉक्टर कलाम भारत के मिसाइल मैन के तौर पर विख्यात हैं। डॉक्टर कलाम भारत के 11वें राष्ट्रपति रहे। उनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 को रामेश्वरम में हुआ था। अपनी जिंदगी के 4 दशक डीआरडीओ और इसरो में उन्होंने वैज्ञानिक के तौर पर बिताए। 1998 में पोखरण में किए गए भारत के परमाणु परीक्षण में अब्दुल कलाम की मुख्य भूमिका रही थी। और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को उनकी जयंती पर जम्मू कश्मीर स्थित ऊधमपुर के उत्तरी कमान में पुष्पांजलि भी अर्पित की। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम की 90वीं जयंती पर उनको श्रद्धांजलि दी और कहा कि भारत की रक्षा और अंतरिक्ष क्षमताओं को मजबूत करने में डॉक्टर कलाम के अमूल्य योगदान को देश हमेशा याद रखेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी डॉक्टर कलाम को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि डॉक्टर कलाम ने अपना जीवन भारत को सुदृढ़, समृद्ध और सक्षम बनाने में समर्पित कर दिया। डॉक्टर कलाम देशवासियों के लिए हमेशा प्रेरणा स्रोत रहेंगे। और विजयादशमी का पर्व हर्षोल्लास के साथ पूरे देश में धूमधाम से मनाया जा रहा है।
इसी दिन भगवान श्री राम ने रावण का वध कर लंका पर विजय हासिल की थी। असत्य पर सत्य और बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के तौर पर रावण दहन करने की परंपरा रही है। दुर्गा पूजा महोत्सव का समापन दशहरे के साथ हुआ। तो इस बुलेटिन में तो फिलहाल इतना ही, लेकिन चलते चलते आपको हम छोड़ जाते हैं पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा के मौके पर सिंदूर खेला के खास रंगों के साथ। हमको दीजिए अनुमति। नमस्कार।